चलो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क अगर आपको पता है तो अपना पूरा सीए फाइनल का थीम ही है क्या, वैल्यूएशन ऑफ एसेट और रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हाट आर वी गोना डू इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक apart from what we've done in other risk management topics like foreign exchange risk management. So foreign exchange risk management में अपन ने क्या पढ़ा, थ्रू डेरिवेटिव्स अपन ने क्या पढ़ा, अपन रिस्क से बच सकते हैं, अनसर्टेनिटी से बच सकते हैं। पोर्टफोलियो में आपने देखा कि पोर्टफोलियो ऐसा बनाने का कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। सो सीए फाइनल का अपना थीम ही है रिस्क को मैनेज करने का। अब ये रिस्क कितने टाइप्स के रिस्क है, बहुत सारे रिस्क, मतलब इट्स अ समराइजेशन ऑफ द एंटायर सीए फाइनल का रिस्क इन टर्म्स ऑफ थियोरी। एंड ऑफ कोर्स इसमें एक प्रैक्टिकल पार्ट भी है जहाँ पे रिस्क को कैलकुलेट करने का जो आपने तरीका देखा था स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे एक मच मॉडर्न और मच बेटर तरीका है, दैट इज वार, वैल्यू एट रिस्क, वो भी आएगा ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट। बट बिफोर दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इवन आई वुड रिकमेंड कि आपका जब पूरा एसएफएम हो जाए तो आप ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ो तो इट विल बी अ गुड समरी ऑफ कहाँ पे आपने रिस्क के बारे में क्या क्या पढ़ा था। सो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी। क्या है रिस्क से पहला वर्ड दिमाग में, पोर्टफोलियो में भी मैंने बताया था क्या आता है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब लॉस नहीं, अनसर्टेनिटी मतलब क्या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो नहीं होना। सो रिस्क अराइजेस फ्रॉम अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड्स टू द फ्यूचर लॉसेस और गेन्स। याद है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, गेन्स भी हो सकता है, लॉस भी, एवरेज से कितना डिविएट हो सकता है। मेनी लॉसेस आर लार्ज बट प्रेडिक्टेबल and hence can be mitigated or covered using risk management techniques। मतलब बहुत सारे ऐसे लॉसेस है जो बहुत ज्यादा हो सकते हैं बट मैं उससे बच सकता हूं, मैं उससे बच सकता हूं। उसका चिंता है क्या मेरे को? अभी कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर उसका चिंता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉसेस है। मेरे को उसका चिंता कम क्यों है पता है क्या? कम क्यों है? क्योंकि मेरे को पता तो है कितना लॉस हो सकता है, बट बहुत सारे ऐसे लॉसेस है जो मेरे को आइडिया ही नहीं कितना हो सकता है और कब हो सकता है। मतलब आई रिपीट, मेनी लॉसेस आर लार्ज बट प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, एंड हेंस कैन बी मिटिगेटेड और कवर्ड यूजिंग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। जैसे कि बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है, बैंक को लग रहा है उसमें से 50 करोड़ एनपीए हो सकता है, तो 50 करोड़ का बैंक एनपीए क्लब करता है, मतलब एनपीए में टैग कर देता है कि 50 करोड़ का एनपीए हो सकता है। अब वो 50 करोड़ ही हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, भले माना बड़ा अमाउंट है बट प्रेडिक्टेबल है कि 50 करोड़ हो सकता है। बैंक को शायद ये टेंशन नहीं है, बैंक को शायद कुछ और टेंशन है कि कुछ ऐसा लॉस आ गया जो मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे कि however more important concern is the variability of loss, especially a loss that could rise to an unexpected high levels or a loss that could suddenly occur but was not expected। जैसे बैंक में कोई स्कैम हो गया, अभी वो पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बुक्स में समझ लो 10,000 करोड़ का लोन बुक था, उसमें से समझ 25%, 2,500 करोड़ का एनपीए होता था। अभी पंजाब नेशनल बैंक को टेंशन था कि ये 2,500 करोड़ डिफॉल्ट हो जाएगा। वो लॉस बड़ा नहीं था, बड़ा लॉस ये था कि अचानक से 12,000 करोड़ का स्कैम निकल आ गया नीरव मोदी का। वो ऐसा लॉस था जो उसने शायद अंदाजा ही नहीं लगाया, अनप्रेडिक्टेबल, और उनको ये भी नहीं आइडिया था कि ये छोटा मोटा चीज इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से that banks are more concerned in the variability of loss, especially extreme event हो सकता है, especially a loss that could rise to unexpected high levels or a loss that could suddenly occur but was not expected। जैसे कि कभी कभार कोई आईटी फ्रॉड हो गया, मतलब टेक्निकल फ्रॉड हो गया, किसी बंदे ने फंड सिफन ऑफ कर दिया, साइबर क्राइम हो गया। अभी ऐसे में बैंक को आइडिया ही नहीं कितना लॉस हो सकता है, बैंक को इसका ज्यादा चिंता है ना कि उसका जो बैंक के सामने दिख रहा है। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज मोर रिस्कियर देन प्रेडिक्टेबिलिटी इवन इफ लॉसेस लाइक एनपीएस कैन बी प्रेडिक्टेड इवन इफ ह्यूज, राइट? इसका बैंक को चिंता ज्यादा नहीं है, बट द लॉसेस और क्वांटम ऑफ लॉसेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल एस्पेक्ट्स लाइक फ्रॉड आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और इवन एस्टिमेट। जैसे पंजाब नेशनल बैंक का केस है, उनको आइडिया ही नहीं कि ऐसा भी कोई कंपनी में लॉस हो सकता है और इतना बड़ा हो सकता है। ये बैंक के लिए ज्यादा कंसर्न है। रिस्क मैनेजमेंट इस पे फोकस करता है। अनफॉर्चुनेटली अ नोटेबल फेलियर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अकर ड्यूरिंग द 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट पहले था नहीं,
ऐसा नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट 2007-8 का जो यूएस सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस हुआ जहां पे पूरा यूएस का बिजनेसेस डूब गया, ऐसा नहीं है कि तभी ही लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद ही लोगों को दिमाग में आया कि रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पहले भी होता था, लेकिन पहले वो असरकारक नहीं था। पहले क्या करता था सर, वो रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था इस प्रॉब्लम। So, unfortunately, a notable failure of risk management occurred during the 2007-8 का financial crisis, when it was subsequently discovered that risk was concentrated among too few participants. क्या था इशू, क्या था? रिस्क था, लेकिन इकोनॉमी में इतना बड़ा रिस्क हो जाएगा वो अंदाजा ही नहीं था। क्योंकि एक ही बैंक के पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो था, लीमन ब्रदर्स के पास, कि वो बैंक डूबेगा और बहुत सारे लोगों को लेकर डूबेगा। अभी मार्केट में अगर 30 बैंक है, 330 बैंक में एक ही बैंक बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है और वही बैंक डूब गई तो पूरा इकोनॉमी डूब जाएगा। सो तब लोगों को रियलाइज हुआ कि रिस्क, एक जन के पास इतना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लोन नहीं होना चाहिए। इसी के तहत उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, जैसे कि अभी वो लोग लोन भी देते हैं तो कंजोर्टियम में लोन देते हैं। मतलब आप अभी एसबीआई के पास जाओ और बोलो कि मेरे को 10,000 के प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो एसबीआई क्या करेगा, कंजोर्टियम में लोन देगा। मतलब एसबीआई बोलेगा आईडीबीआई तू भी आ, एसबीआई बोलेगा बैंक ऑफ इंडिया तू भी आ, और सब मिलके अपन उसको लोन देते। सो जनरली अभी बैंक्स ग्रेजुअली ये सब सीख रही है, बट तब बैंक्स रियलाइज दैट, बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स रियलाइज दैट किसी एक बंदे के पास या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना ज्यादा अमाउंट होना बिकम्स कैटास्ट्रोफिक इवेंट। Therefore, risk management process needs to be in place to identify problems and challenges in risk management. अभी अगर बैंक में, जैसे कि अभी आईसीआईसीआई बैंक का केस हुआ, क्या हुआ आईसीआईसीआई बैंक का केस याद है ना? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चंदा कोचर को ग्रिलिंग कर रहा है, आज नहीं तो कल उनका जेल भी हो सकता है। क्या, जब कोई एक पर्सन इतना बड़ा पावरफुल बन जाए, उसी के हाथ में सब डिसीजन हो जाए, सो इट्स वेरी इजी टू स्लिप अवे एंड मेक अ स्कैम। तो चंदा कोचर का केस हो गया, मैं चंदा कोचर का नाम लिखूं, या अगर आपको पता है तो निसान मोटर्स, निसान मित्सुबिशी मोटर्स, रेनॉल्ट निसान मित्सुबिशी, जिसका ओनर अभी कार्लो गॉन, जो जैसे इंडिया में रतन टाटा इज द टाटा मोटर्स का, मतलब अभी तो ऑफ कोर्स इज रिटायर्ड, बट पीपल रिलेट टाटा मोटर्स विद रतन टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वैसे ग्लोबली कार्लो गॉन इज सेड टू बी द जायंट ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। 25-30 साल से वो कंपनी का सीईओ था, एंड ही केम आउट इन अ स्कैम। तब लोगों ने क्या रियलाइज किया कि पूरा अथॉरिटी उसके पास था ना, वन मैन शो, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी शुड बी डाइल्यूटेड। एक जन के हाथ में रिस्क का भागदौड़ नहीं होना चाहिए, वरना ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। सो too many authority or too many concentration in the hands of few has created huge events. So क्या हुआ, उसके बाद रियलाइज हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हर कंपनी का एक जरूरी हिस्सा होना चाहिए। सो इट इंक्लूड्स 5 स्टेप्स। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, उसमें 5 स्टेप इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द रिस्क, कि क्या क्या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क है। अब जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को, जैसे कि बैंक ने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को साइबर क्राइम इज अ रिस्क, मेरे को स्कैम इज अ रिस्क, मेरे को एनपीए इज अ रिस्क, ऐसे 4-5 बैंक्स ने, या अगर कंपनी चला रहा हूं तो मेरे कंपनी में क्या क्या रिस्क हो सकता है, डेटर्स का पैसा नहीं आया वो रिस्क हो सकता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया वो रिस्क हो सकता है लेक्चर में, या मेरे को स्पेस कम पड़ा, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो, दैट्स स्टेप नंबर 1। सेकेंड, उनको क्वांटिफाई करो। क्वांटिफाई मतलब उसका निकालो कि उससे लॉस कितना हो सकता है। क्वांटिफाई एंड एस्टिमेट द एक्सपोजर। इससे क्या होगा पता है, इससे आप सबसे पहले देख सकते हो कि कितना लॉस होने का चांस है। अब कुछ लॉस ऐसे होते हैं जिसको इग्नोर करना चाहिए, जिसका हर बार जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस ले। जैसे कि मेरे पास गाड़ी है, अब अगर मेरा गाड़ी ही पुराना 50,000 का गाड़ी है और उसमें मेरे को लग रहा है कि कुछ नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस करता हूं, लेकिन अगर इंश्योरेंस ही 30-40 हजार का है तो इंश्योरेंस करके मतलब नहीं है। सो जरूरी नहीं हर रिस्क को आप हेज करो, क्योंकि हेजिंग इज नॉट फ्री। सो क्या करना चाहिए, पहले आइडेंटिफाई करो कौन से रिस्क है, दूसरा आइडेंटिफाई करो मतलब क्वांटिफाई करो कि उसमें कितना लॉस हो सकता है, तीसरा परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। कि जैसे आप करेंसी हेजिंग करने जा रहे हो,
अगर आपको लग रहा है कि 100 करोड़ का पोर्टफोलियो और 10% का लॉस हो सकता है और आप हेजिंग करने जा रहे हो, और समझो आप ऑप्शन से हेज करने जा रहे हो और ऑप्शन का प्रीमियम ही 10% है, तो हेज करके क्या फायदा? जितना बचाने जा रहे हो उतना तो खर्चा कर रहे हो। अब वो लॉस भले ना हो बट आपका खर्चा तो लग गया। सो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हेज करना है। अब अगर आपने सोचा हेजिंग करना है तो कैसे हेज करना है? रिस्क मैनेज मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, उसमें इंपॉर्टेंट चीज है वेदर टू अवॉइड रिस्क, ट्रांसफर रिस्क, मिटिगेट और अज्यूम रिस्क। अवॉइड रिस्क मतलब अवॉइड रिस्क मतलब नहीं, अवॉइड रिस्क मतलब क्या कि आप अज्यूम करो रिस्क है ही नहीं, जाने दो, इट्स नॉट अ बिग रिस्क, तो आप इग्नोर करो कि छोटा मोटा रिस्क क्या हो सकता है। जैसे कि मेरा स्टाफ टाइम पे नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, जाने दो, दैट्स नॉट अ रिस्क दैट आई वांट टू हेज। ट्रांसफर रिस्क, जैसे कि अपन ने करेंसी में पढ़ा कि मेरे पे करेंसी रिस्क है, क्योंकि मैं करेंसी रिस्क ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं उसको जब बिल पे करता हूं तो डॉलर में करता हूं। अगर वो तैयार हो जाए तो रुपये में लेने के लिए, तो पहला तो वो कोशिश करो, ट्रांसफर करने की कोशिश करो, या मिटिगेट करो। मिटिगेट करो मतलब समझो आप ही को करना है रिस्क मैनेज, तो आप उसको हेज कर दो, या अज्यूम कर लो। अज्यूम कर लो मतलब जो होता है देख लूंगा, कि चलो ना करेंसी का भाव उस दिन मैं देख लूंगा, मैं फॉरवर्ड ऑर्डर बुक नहीं कर रहा हूं, आई मैनेज द रिस्क, आई बेयर द रिस्क। सो रिस्क में भी स्ट्रेटेजी होता है। डू यू वांट टू इग्नोर और अवॉइड द रिस्क? Do you want to accept the risk, that is assume the risk? Do you want to transfer it on someone? For example, मैं मेरा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पे डाल देता हूँ कि मेरे को नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी भरे, या हेज कर देता हूँ, मैं वो रिस्क को एक्सेप्ट करके मैं उसको मिटिगेट करता हूँ। ऐसे आपने डिफाइन करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो कौन से रिस्क है, उसमें कितना लॉस हो सकता है, और जरूरी नहीं हर एक रिस्क के लिए आपने अलग अलग शायद स्ट्रेटेजी बनाना पड़े हर रिस्क के लिए, कि कौन सा अवॉइड करने का, कौन सा मिटिगेट करने का, कौन सा हेज करने का, कौन सा ट्रांसफर करने का। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में आइडेंटिफाई द रिस्क, क्वांटिफाई, परफॉर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड डेवलपर्स रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। ये सब करने के बाद, ये सब एप्लीकेशन करने के बाद आपको चेक एंड बैलेंस करना भी जरूरी है कि आपने जो ये पॉलिसी डाला वो काम भी कर रहा है कि नहीं। तो असेस द परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर। मतलब समझो आप ऑप्शन से हेज कर रहे हो और आप देखो कि अरे ऑप्शन से हेज करना ही फायदेमंद है या फॉरवर्ड से भी हेज करना चाहिए कभी, वो भी तो देखना जरूरी है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कि वो जो फंड मैनेजर है वो अपना काम सही कर रहा है कि नहीं, वो ट्रेजरी मैनेजर है वो प्रॉपरली हेज कर रहा है कि नहीं। सो 5 स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस? सबसे पहला आइडेंटिफाई द रिस्क, सेकेंड क्वांटिफाई द रिस्क, द लॉस, द एस्टिमेट करो उसको, तीसरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो कि रिस्क को क्या करने का है, और रिस्क को क्या करने का मतलब रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर क्या आ सकता है, जिसके अंदर आ सकता है वेदर यू वांट टू अवॉइड द रिस्क, यू वांट टू ट्रांसफर इट ऑन समवन, यू वांट टू मिटिगेट मतलब हेज करना है, या यू वांट टू अज्यूम द रिस्क, यू वांट टू जस्ट बेयर द रिस्क। तो ऐसा सब होता है। और फाइनली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करो कि आपने जो ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया वो काम कर रहा है कि नहीं। अब व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क? अब जैसे मैं ये टाइप्स पढ़ा रहा हूं, आप भी क्या करना, साइड पे लिखते रहना, चार्ट बनाना, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो इंस्टीट्यूट भी पूछ सकता है, जैसे इंस्टीट्यूट ने आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर द मार्केट रिस्क्स दैट इन्वेस्टर शुड बी वरीड अबाउट। तो जैसे मार्केट रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जहां पे मार्केट में प्राइसेस चेंज हो जाए तो आपके बिजनेस को इंपैक्ट हो सकता है। It considers how the changes in market price or rates impact the losses in investment. So क्या चीज का मार्केट प्राइस चेंज होता है तो रिस्क हो सकता है, जैसे कि इक्विटी रिस्क है, कमोडिटी रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, और चौथा इंटरेस्ट रेट रिस्क है जो विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड्स है। सो इक्विटी प्राइस रिस्क मतलब इक्विटी का प्राइस चेंज हो जाए तो मेरा पोर्टफोलियो में नुकसान हो जाए। इट रिफर्स टू द वोलेटिलिटी इन द स्टॉक प्राइसेस व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड इन 2 पार्ट्स। अभी सर एक रिस्क के पीछे का कारण क्या होता है? वी ऑल नो दैट टोटल रिस्क इज मेड अप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक इज मार्केट स्पेसिफिक रिस्क, जिनको अपन जनरल मार्केट रिस्क बोलते हैं। इट इज ड्यू टू चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक ब्रॉडर इंडाइसेस, उसमें जो भी चेंज हो रहा है। मतलब व्हाट इज बीटा सिस्टमैटिक रिस्क का फैक्टर बीटा, द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से मेरे स्टॉक पे क्या असर हो सकता है, वो एक फैक्टर भी है। अनसिस्टमैटिक रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, राइट। सो ये 2 जो रिस्क होते हैं जो आपके स्टॉक को लग सकते हैं। टोटल रिस्क आपके स्टॉक का क्या रहता है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक।
इनमें अगर कुछ डिविएशन हो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है. दैट इज वन रिस्क. कमोडिटी प्राइस रिस्क. कमोडिटी मतलब सर बहुत सारे लोगों का बिजनेस कमोडिटी के प्राइसेस पे डिपेंडेंट रहता है. जैसे अगर मेरा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मेरे बहुत सारे मशीन डीजल पे चल रहे हैं, फ्यूल पे चल रहे हैं, अभी उनका प्राइसेस ही बढ़ जाए तो मेरे बिजनेस में ऑपरेशन लॉस बहुत बड़ा हो सकता है. सो इट रिफर्स टू द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज लाइक प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एनर्जी. द प्राइसेस कैन बी वोलेटाइल ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. जैसे आपको पता है जीसीसी, चाइना, ओपेक, इनके हाथ में दुनिया भर का कमोडिटीज है. चाइना मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आज चाइना होल्ड करता है. क्रूड का ऑफ कोर्स ओपेक और जीसीसी नेशन के पास है, तो ये लोग कभी भी कमोडिटीज का प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं. जैसे आई रिमेंबर जब व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेड इन कॉपर फॉर माय कंपनी, तो कॉपर का भाव के लिए हम लोग देखते थे कि चाइना का डेटा क्या आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कॉपर का ट्रेड चाइना करता था. तो चाइना वो सेट कि इंटरनेशनल मार्केट में स्टील, कॉपर, आयरन और के भाव है ना चाइना चलाता है, तो जैसा चाइना करेगा वैसा भाव ऊपर नीचे होता था. सो एट टाइम्स योर कमोडिटी का प्राइस, अभी जो लोग का कॉपर के ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट था, दे वर वरीड कि चाइना में कॉपर का प्राइस बढ़ेगा गिरेगा. सो commodity prices become very risky for a lot of people whose business is based on commodities. Also, a lot of trading liquidity further reduces the price certainty. Foreign exchange risk. किसको लगता है foreign exchange risk? Importer exporter को? It refers to the losses due to unhedged or partially hedged positions which can be due to variety of exposures. याद है exposure? Transaction exposure, ट्रांसलेशन ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नोशनल रहता था, और इकोनॉमिक एक्सपोजर. याद है इकोनॉमिक एक्सपोजर में मैंने एग्जांपल बताया था, चाइना करेंसी डिवैल्यू कर देता है, उसका इलाज ही नहीं है, उसका अपन कुछ कर ही नहीं सकते, हेज ही नहीं कर सकते, बिजनेस लॉस हो सकता है. तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क किनको लगेगा? जो एमएनसीज इंटरनेशनल बिजनेस करती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, दे में फेस फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर या रिस्क लाइक ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर. इंटरेस्ट रेट रिस्क किसको लगेगा? इंटरेस्ट रेट जिसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर बिजनेस है, बैंक्स, एनबीएफसीज या कंपनी जिन्होंने बहुत बड़ा बोरिंग किया हुआ है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इट रिफर्स टू द रिस्क इन द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ड्यू टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स. क्या पता है आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में? बॉन्ड का प्राइसेस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइसेस गिरता है, इनवर्स रिलेशनशिप है. तो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्राइसेस फॉल ड्यू टू राइज इन इंटरेस्ट रेट एंड वाइस वर्सा. तो जो फ्लोटिंग रेट बोरोवर है, वैसे ही फ्लोटिंग रेट बोरोवर है, जैसे आपने स्वैप में पढ़ा, फ्लोटिंग रेट बोरोवर को क्या चिंता था कि नेक्स्ट जब रीसेटलमेंट पीरियड आएगा तब मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. तो सो अ फ्लोटिंग रेट बोरोवर इज एट अ रिस्क ऑफ राइज इन इंटरेस्ट रेट विच कैन रिजल्ट इन इंक्रीज आउटफ्लो. सो ऐसे मार्केट में जो मार्केट प्राइजेज है डिफरेंट एसेट्स के, उनके चेंज होने की वजह से अलग अलग क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स या लोगों को रिस्क हो सकता है. तो मार्केट रिस्क में क्या आता है? मार्केट रिस्क में इक्विटी रिस्क, फिर कमोडिटी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क. अलग अलग लोगों को इक्विटी रिस्क, इक्विटी पोर्टफोलियो वालों को जिन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है. कमोडिटी रिस्क जिनका बिजनेस कमोडिटी से रिलेटेड है या जो कमोडिटी में इन्वेस्ट किए हुए हैं. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए, और इंटरेस्ट रेट रिस्क जो एनबीएफसीज, बैंक्स या जो बोरोवर्स है उनके लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क इज क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क मतलब किसी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो आप उंगली उठाते हो, दैट इज क्रेडिट रिस्क. इट रिफर्स टू द लॉस सफर्ड बाय अ पार्टी वेयर बाय द काउंटर पार्टी फेल्स टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क: डिफॉल्ट रिस्क, बैंक्रप्सी रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क और सेटलमेंट रिस्क. 4 टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क होते हैं. चारों को अपन थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं. डिफॉल्ट रिस्क मतलब सर क्या? इट रिफर्स टू द नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बाय द बोरोवर टू द लेंडर. द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कुड बी 30 डेज और 60 डेज. जैसे एनपीए में 30 डेज का आई थिंक प्रोविजन है, तो 30 डेज तक तुमने ऐसा नहीं कि तुमने पे ही नहीं किया, बट 30 डेज से ज्यादा डिलेड हो गया तो वी कंसिडर कि डिफॉल्ट हो गया. अब सर डिफॉल्ट क्यों होता है? क्योंकि आदमी के पास पैसा ही नहीं रहता है. अब जब वो डिफॉल्ट हो जाएगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपके पास से कुछ रिकवर करने का कोशिश करेगा. अब वो रिकवर करने के लिए आपने समझो कुछ सिक्योरिटी दिया रहेगा बैंक को. अब वो सिक्योरिटी समझो कुछ जो भी दिया है, और आपने जो डिफॉल्ट किया है, समझो आपने 10 करोड़ का डिफॉल्ट किया और सामने 10 करोड़ का सिक्योरिटी बैंक को दिया हुआ है, तो बैंक को ज्यादा चिंता नहीं होगा, क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी बेच के 10 करोड़ रिकवर कर लेगा. बैंक विल बी वरीड कब?
जब आपका जितना डिफॉल्ट हुआ है उतना सामने सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल करना पड़ेगा बैंक्रप्सी। सो डिफॉल्ट रिस्क से एक स्टेप आगे जाता है बैंक्रप्सी रिस्क। इट इज द रिस्क दैट द लिक्विडेशन वैल्यू ऑफ द कोलैटरल, जो सिक्योरिटी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड बाय द डिफॉल्टर इज अनएबल टू रियलाइज एंटायर लॉस और डिफॉल्ट। जैसे विजय माल्या के केस में इट्स अ बैंक्रप्सी रिस्क। क्यों? डिफॉल्ट मतलब टाइम पे पेमेंट नहीं किया। अभी जब बैंक बोल रहा है कि ठीक है तू पे नहीं कर रहा है, तेरा जो सिक्योरिटी पड़ा है मेरे पास उससे मैं लोन रिकवर करूंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका लोन का वैल्यू हो गया आज 9,500 करोड़ रुपया, और उसने जितना सिक्योरिटी दिया है वो बेच के भी बैंक को उतना पैसा नहीं रिकवर हो रहा है। दैट्स अ बैंक्रप्सी रिस्क। सो डिफॉल्ट रिस्क से एक स्टेप आगे जाता है बैंक्रप्सी रिस्क। अब सर एक और रिस्क हो सकता है जो है डाउनग्रेड रिस्क। डाउनग्रेड कौन डाउनग्रेड करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। आपका क्रेडिट डाउनग्रेड कर दे तो लोगों को डर लगेगा कि इसका क्रेडिबिलिटी गिर गया, तो दे मे स्टार्ट आस्किंग यू फॉर मनी। सो डाउनग्रेड रिस्क, इट इज द डिक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी ड्यू टू द रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अ क्रेडिटर में सब्सिक्वेंटली चार्ज अ हायर लेंडिंग रेट। आपका क्रेडिट रेटिंग गिर गया और बैंक से लोन लेने जाओगे तो ज्यादा रेट लगेगा। टू कॉम्पेंसेट फॉर इंक्रीज क्रेडिट रिस्क, दिस में इवेंचुअली लीड टू डिफॉल्ट रिस्क। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना क्रेडिट रिस्क, इसमें ना अगर अच्छे से नोटिस करोगे ना आप, तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हुआ, बराबर, इसके लिए मैं टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाया, इसके लिए डिफॉल्ट रिस्क हुआ। डिफॉल्ट रिस्क होते ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने मेरे को डाउनग्रेड किया, मेरे को और लेंडिंग मिलना मुश्किल हो गया, और बोरिंग मिलना मुश्किल हो गया, और बोरिंग मिलना मेरे को मुश्किल हो गया। मैं जो टाइमली पे नहीं कर पा रहा था वो उसके सामने सिक्योरिटी भी सफिशिएंट नहीं है और मैं पे ही नहीं कर पा रहा हूं, बेसिकली मैं बैंकरप्ट हो गया। सो इट्स अ चेन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सेटलमेंट रिस्क कब होता है? खास करके डेरिवेटिव्स में, जैसे कि स्वैप आप करते हो, स्वैप या फॉरवर्ड करते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स टू फ्लोटिंग स्वैप किया है, प्लेन वेनिला स्वैप, जहां पे मैं फ्लोटिंग रेट पे इंटरेस्ट भरूंगा, सामने वाला फिक्स रेट पे देगा। अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मेरे को उसको समझो फ्लोटिंग रेट पे 4% देना था, समझा, और उसको फिक्स पे 5 देना था, तो नेट उसको मेरे को 1% देना था ऑन नोशनल प्रिंसिपल, समझो 100 करोड़ पे। अब उससे सेटलमेंट के टाइम पे बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया था, मैंने तो हेजिंग करने के लिए स्वैप वॉप मारा था, और सेटलमेंट के टाइम पे उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट्स अ सेटलमेंट रिस्क। So on settlement or maturity, if a counterparty refuses to pay under the derivatives contract to the one who is expected to receive, it is called a settlement risk. So time पे पैसा ना देना is settlement risk, या उसने देने से मना कर डाला, डिफॉल्ट कर डाला, कैंसलेशन कर डाला कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड का, तो दैट्स अ सेटलमेंट रिस्क। सो पहला मार्केट रिस्क पड़ा, दूसरा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में 4 रिस्क, कौन सा? एक है डिफॉल्ट रिस्क, टाइम पे पेमेंट नहीं किया। दूसरा बैंक्रप्सी रिस्क में जो आपने कोलैटरल प्रोवाइड किया उससे आपका लोन रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है। और तीसरा कौन सा रिस्क? डाउनग्रेड रिस्क। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज S&P, क्रिसिल लिख रहा, उसने आपको डाउनग्रेड कर दिया। और चौथा सेटलमेंट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाले पार्टी ने आपको देने से मना कर दिया, दैट इज डाउनग्रेड रिस्क। अब मैंने ये क्रेडिट रिस्क के ऊपर थोड़ा कुछ लिखा हुआ है डिटेल में कि क्रेडिट रिस्क इज नेसेसरी टू बी कंसिडर्ड विद इन अ पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स। मतलब क्रेडिट रिस्क से बचने का कैसे, उसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। द बेसिक इश्यू इज टू एंश्योर दैट लेंडर चार्जेस अ रेट ऑफ इंटरेस्ट विच टेक्स इनटू कॉग्निजेंस द रिस्क ऑफ द बोरोवर। मतलब अगर आपको लगता है कि इस बंदे को देने में क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, तो आप एक काम करो ना, उसको 8% पे देने वाले थे तो 10% पे दो, स्प्रेड ज्यादा लगाओ। लेकिन जरूरी नहीं इसका इलाज यही है। तो ये प्राइमरी थिंग क्या है कि आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाओ, आप उसमें रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाओ। इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस द बैंक्स और लेंडर्स नीड टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क? हाँ, मतलब अभी इंडिया में क्या हुआ है, आज अगर 10 लाख करोड़ का एनपीए है तो उसमें टॉप 16 बैंक्स, 16 कंपनीज जो है ना, 16 कंपनीज, उनके ऊपर ही ज्यादातर एनपीए 7 से 8 लाख करोड़ का। दूसरा, उसमें भी पावर कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज का सबसे ज्यादा एनपीए। सो अगर बैंक्स डिसाइड कर लेती कि अपन को टेलीकॉम कंपनीज को एक अमाउंट से ज्यादा लोन देना ही नहीं है, माइनिंग कंपनीज को या पावर कंपनीज को एक अमाउंट से ज्यादा लोन देना ही नहीं, तो इतना शायद एनपीए होता ही नहीं।
अब क्या कर दिया, सबने एक साथ उनको लोन देना चालू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और पावर कंपनीज को, क्योंकि दे वर बूमिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ दे हैव ऑल डिफॉल्टेड, तो सबका डिफॉल्ट हुआ. सो क्या बोला गया यहाँ पे, इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस बैंक्स शुड अवॉइड क्या, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग लोन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स और इंडस्ट्री तो बोला है, बट अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफीज भी. तो जरूरी नहीं अगर मैंने बैंक खोला है तो सब मैं एक पर्टिकुलर एरिया की कंपनीज को या एक पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज को ही लोन दूं. आई शुड डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकली भी, थोड़ा फॉरेन लोन भी देना चाहिए, थोड़ा डोमेस्टिक लोन भी देना चाहिए, थोड़ा एसएमई को भी देना चाहिए, थोड़ा लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी देना चाहिए, थोड़ा ये सेक्टर को देना चाहिए, थोड़ा वो सेक्टर को देना चाहिए, और डिफरेंट मैच्योरिटीज. जरूरी नहीं सब लॉन्ग टर्म लोन दो, कुछ शॉर्ट टर्म लोन भी दो. तो जितना ज्यादा तुम्हारा पोर्टफोलियो ऑफ लोन डाइवर्सिफाइड रहेगा उतना क्रेडिट रिस्क कम होगा बैंक्स के परस्पेक्टिव से, ऐसा. सो दो रिस्क पढ़े अपन ने अभी तक. कौन सा रिस्क पढ़ा, एक तो मार्केट रिस्क और दूसरा क्रेडिट रिस्क. तीसरा है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी से पहला वर्ड क्या आता है दोस्त दिमाग में आपके, लिक्विडिटी से इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, राइट. अभी मैं उस पर क्लैरिटी दे देता हूं. तो समझो ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, इज इट लिक्विड? नहीं. क्यों? इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है क्या? नहीं है. अगर मैं इसको 100 रुपए में बेच दूं तो अभी तू जेब से 100 निकाल के मेरे को दे देगा. इजीली कन्वर्टेबल टू कैश है, बट नॉट एट फेयर वैल्यू. इसका जो फेयर वैल्यू चाहिए वो इजीली नहीं मिलेगा. सो लिक्विडिटी का आज से मतलब सिर्फ इजीली कन्वर्टेबल टू कैश नहीं, बट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश एट फेयर वैल्यू. सो कब होता है? दो टाइप का लिक्विडिटी रिस्क होता है, एक तो फंडिंग लिक्विडिटी और ट्रेडिंग लिक्विडिटी. फंडिंग और ट्रेडिंग नाम के अंदर ही मीनिंग है. It occurs when an entity is unable to pay down or refinance its debt, satisfy any cash obligation to counterparties or fund any capital withdrawals. Capital withdrawals मतलब डिविडेंड वगैरह आप निकाल नहीं पा रहे हो पैसा. फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क मतलब बेसिकली क्या, कि आपको कोई फंडिंग नहीं मिल पा रहा है टाइम पे. मेरे को टाइम पे फंडिंग नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है. सो मुझे चाहिए था राइट टाइम पे पैसा, मुझे राइट टाइम पे लोन चाहिए था ताकि मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चालू कर सकूं, उसका प्रोजेक्ट का मैं टेंडर भर सकूं, बट टाइम पे फंडिंग ही नहीं मिला मेरे को. सो दैट इज फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. इजी सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है मेरे पास, दूसरे कंपनी की तरह 10 करोड़ का सीसी या बैंक ओडी खड़ा नहीं है. सो मेरे को इजीली फंडिंग नहीं मिलना इज फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क. अब सर फंडिंग नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, आपके पास कुछ एसेट रहेगा वो बेच के फंडिंग क्रिएट करोगे. मजबूरी में बेचोगे, समझो आप घर वर मजबूरी में गिरवी रख दिए, तो क्या होगा, मजबूरी में बेचोगे तो उसका राइट वैल्यू नहीं मिलेगा. सो क्या होता है, तो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क की वजह से ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क भी हो जाता है. इट अकर्स व्हेन एन एंटिटी इज अनेबल टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी ड्यू टू टेम्पररी इनएबिलिटी टू फाइंड अ काउंटर पार्टी. मुझे घर बेचना है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं घर बेचने जा रहा हूं और मुझे पैसे की जरूरत है, तो शायद 10 करोड़ का घर हो या 50 लाख का घर हो, तो मैं 50 लाख का घर 45 लाख में भी बेच दो अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क. It results in discounted price on immediate transaction and therefore leading to huge losses. So दो रिस्क लिक्विडिटी रिस्क में, फंडिंग रिस्क कि आप इजीली फंड नहीं कर पा रहे हो, और ट्रेडिंग रिस्क मतलब आप जब बेचने जा रहे हो तो आपको फेयर वैल्यू नहीं मिल रहा है, आप इजीली बेच नहीं पा रहे हो. ऑपरेशनल रिस्क अभी तक जो आपने रिस्क पढ़ा, मार्केट रिस्क या क्रेडिट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क, दे आर ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. ऑपरेशनल रिस्क का फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं. इट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द कंपनी सच एज इनएडिक्वेट आईटी सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, हैंग हो गया मेरा पीसी, या मेरा पूरा डेटा उड़ गया, या कोई मैलवेयर या कोई उसके अंदर वायरस आ गया. बैंक्स का पूरा सिस्टम, जाते हैं ना अपन बैंक में टिपिकली जाते हैं तो बैंक क्या बोला, मेरा सिस्टम बंद है. दैट इज ऑपरेशनल रिस्क, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा लॉस हो सकता है. इनसफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स या इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट. इनसफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल मतलब याद करो नीरव मोदी का केस, उसमें हुआ क्या था, उसमें क्या हुआ था कि वो जो स्विफ्ट के ऑर्डर मारे थे, स्विफ्ट फॉरेन एक्सचेंज ऑर्डर जो मारते हैं एलसी पे, जो नीरव मोदी के केस में हुआ था, उसका कोई चेक एंड बैलेंस किसी ने किया नहीं, और उसने जो सामने नीरव मोदी को जो इतना सारा एलओयू दिया, उसका किसी ने फिर क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, प्रॉपरली ऑडिट नहीं किया. तो ये कोई इनसफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स थे, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट था, जिसकी वजह से ये सब स्कैम वैम हो सकते हैं. ह्यूमन एरर, यस ह्यूमन एरर भी एट टाइम्स कैन कॉस्ट ह्यूज
ह्यूज लॉस टू द कंपनी, इनकरेक्ट डेटा एंट्री। याद है अगर इक्विटी वैल्यूएशन में मैंने एक बार बोला था वो एनालिस्ट ने गलत वेट ले लिया था वैक के लिए, तो कंपनी का वैल्यूएशन गलत हो गया था। सो ऐसे ह्यूमन एरर या इनकरेक्ट डेटा एंट्री और डिलीशन ऑफ फाइल जो रूटीन है, आप जैसे कि एज एन आर्टिकल अगर आप किसी का फाइल वाइल क्रिएट कर रहे हो और फाइल वाइल उड़ गया तो दैट कैन कॉज अ बिग इशू। फ्रॉड एंड नेचुरल डिजास्टर्स, दीज आर ऑल्सो ऑपरेशनल रिस्क। सो दीज आर ऑल नॉन फाइनेंशियल रिस्क विच कैन अकर ऑन अ रूटीन बेसिस। सो ये ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। तो ये जो नीरव मोदी वाला केस है दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल रिस्क कंपेयर टू व्हाट पीपल अज्यूम, इट्स एन ऑपरेशनल रिस्क, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं था उनका, वरना ये स्कैम ही नहीं होता, पकड़ा जाता। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, लीगल एंड रेगुलेटरी मतलब आपके ऊपर कोई केस कर सकता है, दैट रिस्क व्हेन वन पार्टी सूज अनदर पार्टी इन एन अटेम्प्ट टू नलिफाई लॉसेस और टू टर्मिनेट द ट्रांजैक्शन। टू टर्मिनेट द ट्रांजैक्शन इट कैन कॉज लीगल एंड रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। अगर आपको पता रहेगा तो अभी रिलायंस एडीएजी ग्रुप और एरिक्सन में बहुत बड़ा केस चला था, याद है क्या? एरिक्सन में, जहां पे एरिक्सन रिलायंस एडीएजी को कोर्ट तक खींच के लेके गया कि हमारा ड्यूज नहीं दे रहा है, तो सामने रिलायंस से भी काउंटर केस कर डाला। अभी उसने क्यों किया रहेगा काउंटर केस कि मेरे को अगर मैं केस जीत गया तो एरिक्सन को पैसा ही ना देना पड़े। तो कभी कभार आपके ऊपर सामने वाली पार्टी केस करती है विद द इंटेंशन टू अवॉइड द लॉसेस और द चार्जेस टू पे। ऑफ कोर्स सच की जीत हुई और वहां पे एरिक्सन इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन के फेवर में केस दिया और रिलायंस एडीएजी को बोला कि अभी के अभी पैसा पे करो, इनको विथ इंटरेस्ट पे करो। तो एरिक्सन ने क्या बोला, रिलायंस के पास पैसा है वो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, बट हमको दे नहीं रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। तो रिलायंस ने बोला नहीं पैसा है, जाओ केस करो, मैं भी काउंटर केस करता हूँ। सो एरिक्सन जैसा कंपनी एक बार डर जाता कि ये मेरे पे रिलायंस केस करेगा और मैं हार गया तो जाने दे, मैं पैसा नहीं लेता। छोटा आदमी क्या बोलेगा, जाने दे रहे मेरा पैसा, कौन बड़े आदमी से लड़ेगा। बट दीज गाइज फॉट आउट द केस एंड दे वन द केस। सो क्या होता है लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज में? लीगल इश्यूज क्या होता है, पहले मैं लीगल इश्यूज बता रहा हूं, जहां पे काउंटर पार्टी आपके ऊपर केस कर देगा ताकि आप उनसे पैसा ना मांगो। रेगुलेटरी रिस्क थोड़ा दूसरा है। रेगुलेटरी रिस्क मतलब क्या हो सकता है सर? एन एग्जाम्पल कैन बी अबाउट चेंज इन टैक्स लॉस और चेंज इन रेगुलेशन विच इन्वॉल्व्स एडिशनल कंप्लायंस देयरबाय इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये भी हो सकता है, जैसे कि जीएसटी आते ही सबका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ गया। अभी एवरी मंथ रिटर्न फाइल करो, अलग अलग रिटर्न फाइल करो, पूरा नया सिस्टम बिठाओ, नया अकाउंटिंग पॉलिसी, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू इनकलकेट इन योर रूटीन बिजनेस। तो ये रेगुलेशन की वजह से भी आपके बिजनेस को कुछ कॉस्ट इनकर हो सकता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकता है, दैट कैन बी लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। Political risk, of course, how can you stay away from it? Generally faced by overseas investors, खास करके due to adverse action by the government of host countries, which may lead to huge losses. जैसे कि confiscation of property or business, restriction on currency conversion, restriction on remittances or borrowings, invalidation of patents, price control of product like drugs, etc. मैं एक करके बताता हूँ। Confiscation of property or business, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो एनिमी प्रॉपर्टी करके कुछ होता है, एनिमी प्रॉपर्टी मतलब फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिया में प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी काफी है सारा। जैसे पाकिस्तान का इंडिया में बहुत सारा प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आई थिंक कफ परेड में उनका बहुत बड़ा बंगलो था पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट मतलब जिन्ना का था, तो गवर्नमेंट ने उसको ले लिया। सो ऐसी बहुत सारी एनिमी प्रॉपर्टी रहती है जो गवर्नमेंट ले लेती है। कभी कभार क्या होता है कि फॉरेन कंपनी के वो कंट्री के साथ गवर्नमेंट का पंगा हो जाता है, तो गवर्नमेंट वो कंट्री के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स का प्लांट सीज कर लेता है या उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। यूएस बहुत करता है। यूएस का ईरान के साथ पंगा हुआ तो जो ईरान की बहुत बड़ी कंपनीज है या रशियन कंपनीज है उनका यूएस बैंक अकाउंट सीज कर डालता है। तो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिस्ट्रिक्शन ऑन करेंसी कन्वर्जन, रिस्ट्रिक्शन ऑन रेमिटेंसीज और बोरोइंग्स, मतलब वो आपको बोल सकता है कि आप इधर से पैसा अपने देश में वापस नहीं भेज सकते हो, ऐसा सब करे तो। इनवैलिडेशन ऑफ पेटेंट्स, ये खास करके फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, मेडिसिन। तो ये फॉरेन कंपनीज जब इंडिया में आती है तो वो क्या करती है कि उनका पेटेंटेड रहता है ड्रग, तो वो इंडिया में आके हाई प्राइस पे बेचती है। तो अपना गवर्नमेंट क्या बोलता है, तुम्हारा पेटेंट इनवैलिडेट कर देता हो। सभी गवर्नमेंट कोशिश तो करता है, बट फिर ये लोग उनको इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंज करते हैं और पेटेंट अप्रूव करवा लेते हैं। सो गवर्नमेंट बोलती है तो मैं क्या करूं, अभी तुम्हारा इतना इंडिया में HIV का ड्रग इतने हाई प्राइस पे बेचोगे, हमारा गरीब आदमी कैसे खरीदे?
और तुमने तो पेटेंट करवाया, मतलब तुम ही बेच सकते हो। तो गवर्नमेंट दूसरा इलाज करता है, क्या करता है? कंट्रोल ऑफ प्राइस, प्राइस कंट्रोल कर देता है। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलता है, मैं तुम्हारा पेटेंट इनवैलिडेट नहीं कर सकता ना, अभी तेरे को ही बेचना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या कर देता था, मैक्सिमम प्राइस ये ड्रग का 30 रुपए का, उससे ज्यादा भाव पे तो नहीं बेच सकता। सो ऐसे गवर्नमेंट भी करता है। अभी ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए करता है, बट कंपनी एंड से देखेगा तो जो इट्स बिकम्स अ पॉलिटिकल रिस्क। अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे बेचोगे तो नजर में आ जाओगे। वैसा business risk, this is very generic risk. It refers to the decreased revenue or increased costs which may be significant enough that the entity suffers financial loss. Example, a manufacturing company may be facing business risk due to production or shipping delays leading to loss of sale to the competitors. ये रूटीन बिजनेस में जो भी तुम्हारा रिस्क हो, जैसे कि अभी मेरा बिजनेस साइक्लिकल है, तो समझो मैं कोचिंग क्लासेस करता हूँ, तो मेरे को पता है अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट ज़्यादा आता है, अटेम्प्ट के टाइम पे स्टूडेंट कम आते हैं, नवंबर और मई में स्टूडेंट का इनफ्लो कम रहता है। मेरा अगर शिपिंग बिजनेसेस है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर बहुत बड़ा मेरा कंसाइनमेंट आ रहा है और रास्ते में कहीं पे स्टॉर्म वॉर्म में अटक गया या डूब गया, तो दैट्स अ रिस्क। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक रिस्क होते हैं, साइक्लिकल रिस्क होते हैं, वो ऑल दोज आर क्लब्ड इन बिजनेस रिस्क। दिस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिस्क। और लास्ट के दो रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क और रेपुटेशन। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब आपने कोई ऐसा नया स्ट्रेटेजी चालू किया जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। Strategic risk can be faced especially with large new businesses whereby there is high degree of uncertainty of success and profitability, especially if the company spends millions of dollars and fails to make marketplace for the product. जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी क्या कर रहा है सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस से मूव हो रहा है और हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसमें? जियो में और रिटेल बिजनेस में। अब ये स्ट्रेटेजी अगर उसका हिट हो गया तो आने वाले 10 साल में रिलायंस विल बिकम वन ऑफ द, अभी तो सबसे बड़ा कंपनी इंडिया का तो है ही, बट इट कैन बिकम अ ग्लोबल जायंट ऑफ सेलिंग ऑयल एंड गैस से लेके टेलीकॉम प्रोडक्ट से लेके रिटेल, लाइक वॉलमार्ट। तो रिलायंस के लिए स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका ये जियो नहीं चला रहता, जैसे अनिल अंबानी का तो डूब गया कंपनी, वैसे अगर उसका जियो या उसका टेलीकॉम बिजनेस नहीं चलता तो उसने जो ये 1,00,000-1,50,000 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, सब खत्म हो जाता। सो ये स्ट्रेटेजी बैकफायर भी कर सकता था। सो स्ट्रेटेजी रिस्क मतलब मैंने क्या बोला कि व्हेन अ कंपनी, लार्ज बिजनेस क्या करता है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हो जाता है सक्सेस का, जब वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देता है मिलियंस ऑफ डॉलर इन अ न्यू प्रोडक्ट। सो ये स्ट्रेटेजी बैकफायर किया तो इट कैन कॉज लॉस ऑल्सो। अगर ये बेनिफिट हुआ तो इट कैन बिकम गुड गेन्स। ऑल्सो इट कैन अकर ड्यू टू एंटिटी चेंजिंग इट्स बिजनेस स्ट्रेटेजी कंपेयर टू कॉम्पिटिटर, लाइक लो प्राइसिंग, रिस्की लेंडिंग, टू मच ऑफ स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग। तो कभी कभार कंपटीशन के चक्कर में आप प्राइसिंग कम कर देते हो, और सर एक बार आप प्राइस वॉर में घुसे तो सामने वाला और करेगा, आप और कम करोगे, सामने वाला और कम करेगा। बेसिकली जैसे ये टेलीकॉम में क्या हो रहा है, सब प्राइस वॉर में, रिलायंस जियो ने प्राइस वॉर चालू कर दिया, बाकी सब भी प्राइस वॉर में घुसे, और अभी क्या हो रहा है सर, उनके लिए वो प्राइस सस्टेनेबल ही नहीं हो रहा है। इट विल सो मच हैपन दैट आप प्राइस में कम्पीट कभी भी ना, किसी को भी कंपटीशन ना प्राइस में नहीं दे सकते हो, क्योंकि कस्टमर भी क्या है, जो अभी चीपर प्रोडक्ट के लिए आपके पास आया और चीपर मिलेगा तो किधर और चले जाएगा, ही विल इजीली मूव। सो प्राइस वॉर कैन नेवर बी वन। सो प्राइस वॉर इज द बिगेस्ट इशू, और उसमें अगर आप फंस गए, शायद टेम्पररी आप बच जाओ, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइस रखोगे तो यू मे गो आउट ऑफ द इंडस्ट्री। रिस्की लैंडिंग आपको, अभी जैसे मैंने 2007-8 की बात की, लीमन ब्रदर्स को लग रहा था और बाकी सब बैंक्स को भी लग रहा था कि सब बैंक का ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारा लेंडिंग कर रहा है, चलो अपन भी सबको लेंडिंग करना चालू कर देते हैं, और उसमें बहुत सारा एनपीएस होना स्टार्ट हो गया। टू मच ऑफ स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, बहुत सारा ये जो आजकल की स्टार्टअप कंपनीज है बहुत ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंड करती है, और अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं चला तो जितने का तुम खर्चा कर रहे हो स्पेंडिंग पे वो सब वापस नहीं आने वाला है। सो दैट इज ऑल स्ट्रेटेजिक रिस्क। लास्ट रिस्क, रेपुटेशन रिस्क। रेपुटेशन रिस्क क्या होता है सर, कि आपका आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपका सोशल मीडिया इमेज एक बार स्पॉइल हो गया, एक बार गलत रिव्यू मिल गया, या किसी ने आपको सोशल मीडिया पे आपको चैलेंज कर दिया, या आपका सोशल मीडिया पे कुछ चीज बाहर आ गया जो नहीं आना चाहिए, तो कंपनी कैन लूज ह्यूज अमाउंट ऑफ इट्स वैल्यूएशन। It can be due to financial inability of the company to repay its creditors, or can be due to the company engaging in unfair business practices or unethical manners. तो मैंने रेपुटेशन रिस्क में 3 कैटेगरी बताया, मैं तीनों कैटेगरी बताता हूँ। सोशल मीडिया की वजह से भी है। पहला, इनएबिलिटी
टू ऑफ द कंपनी टू रीपे इट्स क्रेडिटर्स। अगर आप अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं पे करते हो तो मार्केट में फैल जाता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो ग्रेजुअली लोग क्या करेंगे, लोग आपसे बिजनेस करना बंद कर देंगे। अब सर ये जेन्युइन इनेबिलिटी भी हो सकता है, और कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ के टाइम पे नहीं पे करते, कुछ लोग जानबूझ के टाइम पे भी नहीं पे करते, तो इवन दैट्स नॉट अ गुड साइन। और कैन बी ड्यू टू द कंपनी एंगेजिंग इन अनफेयर बिजनेस। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं आज, बट बहुत सारा मिस सेलिंग करके कर रहे हैं। सो आज नो डाउट कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो रहा है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है मिस सेलिंग करके भी, बट लॉन्गर टर्म में ये बाहर निकलेगा। अब आपका ये बाहर निकलेगा जिस दिन अनएथिकल वे से आप बिजनेस में पैसा बना रहे हो। जैसे आज बहुत सारी हाउसिंग कंपनीज का कच्चा चिट्टा बाहर निकला है, उनमें बहुत सारा स्कैम वैम बाहर निकला है। सो एक टाइम पे देवर सेट टू बी इंडियाज बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और आज उनमें बहुत बड़ा स्कैम हो गया, और एक एक दिन में 50-50, 60-60% मार्केट कैप खत्म हो गया, बिकॉज वी न्यू दैट देयर इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। इट कैन ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू रूमर्स और नेगेटिव पब्लिसिटी ऑन सोशल मीडिया। रूमर्स और नेगेटिव पब्लिसिटी ऐसा हुआ है इंडिया में? हाँ, ऐसा हुआ है। ये देख रहे हो, स्नैपडील इज नॉट स्नैपचैट, कंफ्यूजन कॉस्ट इंडियन ब्रांड्स इट्स इमेज। याद है वो जो स्नैपचैट का जो ये ओनर था ना, इवन स्पीगल, उसने एक बार क्या बोला था कि ही डिडंट वांट टू एक्सपांड टू पुअर नेशंस लाइक इंडिया एंड स्पेन। तो लोगों ने क्या कर दिया, गुस्से में आके स्नैपचैट को डिलीट किया, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा अक्ल कम था उन्होंने स्नैपडील को भी डिलीट किया। स्नैपडील बोलता है अरे स्नैपडील अलग है, स्नैपचैट अलग है, मेरे को काय को डिलीट कर रहे हो। तो स्नैपडील बोल रहा था अरे मैं तो वैसे भी लॉस फेस कर रहा हूँ, तो फॉर अ टीम दैट इज ट्राइंग टू हंट फॉर व्हाइट नाइट टू सेव इट्स कंपनी। व्हाइट नाइट एमएनए में मैंने बोला था, PRS ओबेरॉय, मुकेश अंबानी जिसको हेल्प करता है। तो फॉर अ कंपनी जो ये तो 3,500 करोड़ का इनको फंडिंग चाहिए था ऑलरेडी, ये वैसे ही जिंदा रहने के लिए मर रहे थे, और उसमें ये स्नैपचैट का जो लफड़ा हुआ उसमें पब्लिक ने स्नैपडील को डिलीट कर दिया, और स्नैपडील को भी बहुत सारा लॉस हो गया। तो ये कभी कभार रूमर्स आपकी कंपनी को भारी पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो रूमर्स कैन बी वेरी सीवियर, सो इट कैन बी कॉज ड्यू टू रूमर्स और नेगेटिव पब्लिसिटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये स्नैपडील का तो नसीब इतना पांडु है, स्नैपडील के साथ एक और लफड़ा हो गया था। क्या लफड़ा हो गया था, वो आमिर खान ने बोला था ना कि इंडिया इज इनटॉलरेंट, मेरे को इंडिया में रहने से डर लगता है। तो पब्लिक ने बोला इन ऑर्डर टू अपोज आमिर खान स्नैपडील डिलीट करो। स्नैपडील बोलता है अरे किधर मेरा घंटा बार बार बजा रहे हो, मेरा थोड़ी तकलीफ है भाई। तो स्नैपडील बोल रहा है एक तो मेरा वैसे ही फाइनेंशियल हालत खराब है, और इधर से इधर उधर के रूमर मेरा फाइनेंशियल लॉस बढ़ा रहा है। सो दैट कैन ऑल्सो बी एन इशू। It can create huge losses for entity and can be eventually lead to insolvency as the public perception of the company or the brand diminishes. तो कभी कभार ये सोशल मीडिया पे जो चलता है, जैसे कि फेसबुक का प्रिवेसी का इशू बहुत चला था, फेसबुक ने प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, डेटा बेच दिया। वो कौन था वो कंपनी, कौन था, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स को डेटा बेचा, और यूएस के पॉलिटिक्स में हड़कम मच गया कि फेसबुक ने डेटा बेचता है कैम्ब्रिज एनालिटिक्स को, और वो पॉलिटिकली वो डेटा यूज कर रहे हैं, और इससे फेसबुक इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक्स को, लोगों के प्रिवेसी में घुस रहा है, और वो अपना प्राइवेट डेटा लोगों को बेच रहा है। तो फेसबुक के ऊपर भी ये प्रिवेसी इशू आ गया था, तो फेसबुक का भी मार्केट कैप बहुत गिर गया था। मार्क जकरबर्ग हैड टू गो एंड टेस्टिफाई। ऐसा सब होता है अगर आपका सोशल मीडिया पे थोड़ा भी नाम खराब हुआ तो। नेस्ले का मैगी का इतना बड़ा इशू क्यों हो गया था, क्योंकि सोशल मीडिया ने उसको बहुत चला कि ये मैगी में ये है वो है, और सामने सोशल मीडिया में दूसरे कंपनी ने अपना बहुत प्रचार किया कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, तो वो बहुत बड़ा FMCG कंपनी बन गया बाबा जी का। तो ऐसा सब चलते रहता है। वैसे एक और किस्सा है, ये जो US मॉडल है इसने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को पता भी रहेगा। उसने ये जो काइली जेनर है उसने एक दिन ट्वीट किया, उसने ट्वीट किया क्या कि ये स्नैपचैट जो है कि इज इट रियली सो इंटरेस्टिंग, और उसको स्नैपचैट से बोर हो गया और उसने स्नैपचैट डिलीट कर दिया। नाउ शी इज अ बिग सेलिब्रिटी लाइक किम कार्डेशियन, US का थोड़ा पेज 3 बी टाउन सेलिब्रिटी जैसा है। सो क्या हुआ, क्या काइली जेनर्स वन ट्वीट वाइप्ड आउट $1.3 बिलियन ऑफ स्नैपचैट्स मार्केट वैल्यू। सो उसका एक ट्वीट क्या था, उसका ट्वीट क्या था कि ये जो स्नैपचैट है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं और बोरिंग है, लेकिन वो ट्वीट की वजह से स्नैपचैट का लोगों ने डिलीट करना चालू कर दिया, और इन्वेस्टर डर गए कि स्नैपचैट अभी इतना पकाऊ हो गया तो क्या उसका रियली ज़रूरत है क्या। तो वो वन ट्वीट ऑफ काइली जेनर वाइप्ड आउट 1.3 बिलियन ऑफ स्नैपचैट्स मार्केट वैल्यू, 1.3 बिलियन। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा इलॉन मस्क के साथ हुआ था जब इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था।
इलॉन मस्क ने बोला था मैं मेरी कंपनी को प्राइवेट कर रहा हूँ, पब्लिक से वापस प्राइवेट कर रहा हूँ, और जो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स और टेस्ला, उनका जो मार्केट कैप गिरा है, इनफैक्ट इलॉन मस्क हैड टू फेस लिटिगेशन कि तू सॉरी बोल कि तेरे इसकी वजह से कंपनी का शेयर का वैल्यू कितना गिर गया एक ट्वीट की वजह से, आर यू रियली गोना मेक इट प्राइवेट? तो उसने बोला आई वॉज नॉट श्योर, बट ट्वीट क्यों किया फिर? सो ऐसा छोटा मोटा ट्वीट की वजह से, आई रिमेंबर डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि मैं जो डिफेंस कंपनीज है उनके लिए कुछ करूंगा, तो बोइंग के लिए और लॉकहेड मार्टिन का वैल्यूएशन बढ़ गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प विल ब्रिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐसा सब। सो कभी कभार एक ट्वीट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर सकता है मार्केट वैल्यू, दैट इज व्हाट रेपुटेशन रिस्क इज। सो ओवरऑल अभी तक क्या क्या रिस्क पड़े मैं लिखता हूँ इधर, आपने जो रिस्क पढ़ा उसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, हाँ सबसे पहले मार्केट प्राइस रिस्क। तो मार्केट रिस्क में क्या क्या आता है? मार्केट रिस्क में चार चीजें मैं लिखता हूं मार्केट रिस्क में। हाँ, क्या कौन सा रिस्क बोला दोस्त तूने? इक्विटी प्राइस रिस्क मैं लिखता हूं, उसके बाद कमोडिटी प्राइस रिस्क, फिर फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी प्राइस रिस्क, और फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट? ये सब रिस्क है जो मार्केट रिस्क है, पहला रिस्क। फिर दूसरा रिस्क मैंने बताया आपको, कौन सा रिस्क बताया? दूसरा रिस्क, यस, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या क्या आ सकता है? क्रेडिट रिस्क में भी वैरायटी आ सकती है। क्रेडिट रिस्क में मैं लिखता हूं, हाँ, क्रेडिट रिस्क में 4 वैरायटी, उसमें भी तो एक आएगा सबसे पहले डिफॉल्ट, टाइम पे ना पे करना, तो आई विल टेक डिफॉल्ट रिस्क। उसके बाद बैंक्रप्सी रिस्क क्या बोलता है कि आपने जो कोलेटरल दिया है वो सफिशिएंट नहीं है, रिकवर नहीं कर पा रहा है। फिर डाउनग्रेड रिस्क, रेटिंग एजेंसी ने आपको डाउनग्रेड कर डाला। और सेटलमेंट रिस्क, जहां पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी ने सेटलमेंट के टाइम पे आपको पैसा नहीं दिया, ये क्रेडिट रिस्क हो सकता है। उसके बाद थर्ड रिस्क पे मैं आता हूं, लिक्विडिटी रिस्क। यस, लिक्विडिटी में 2 टाइप का लिक्विडिटी रिस्क है, दोनों टाइप के लिक्विडिटी रिस्क अपन लिख लेते हैं। एक तो है कौन सा, हाँ, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, और दूसरा है ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क। एक है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, आपको टाइम पे फंड नहीं मिल पाना, और ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क की जब आप बेचने जा रहे हो कोई एसेट, पैसे की जरूरत है तो उसका फेयर वैल्यू नहीं आ रहा है। उसके बाद नॉन फाइनेंशियल रिस्क में आता है, कौन सा आता है? ऑपरेशनल रिस्क, जिसके अंदर मैंने आपको बताया टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, आईटी रिस्क हो सकता है, या आपका ऑपरेशनल में स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, स्ट्राइक, फायर, ये सब रिस्क हो सकते हैं। दीज आर नॉन फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क, उसमें लीगल रिस्क मतलब मैंने क्या बोला, काउंटर पार्टी आपके ऊपर केस कर दे, सू कर दे आपको, ताकि आपको पेमेंट ना करना पड़े उसको। रेगुलेटरी रिस्क, जैसे मैंने आपको जीएसटी बताया कि कोई नया रेगुलेशन आया तो आपके कॉस्ट या आपका टाइम बढ़ जाएगा, दैट इज लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क। उसके बाद रूटीन बिजनेस रिस्क, आपके बिजनेस के ऊपर है कि आपको बिजनेस साइक्लिकल है तो वो एक रिस्क होता है, दीज आर रूटीन बिजनेस रिस्क। और उसके बाद मैंने बताया स्ट्रैटेजिक रिस्क, आपने कोई स्ट्रैटेजी कंपनी का चेंज कर दिया है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, कंपनी का पॉलिसी चेंज कर डाला, दैट इज स्ट्रैटेजी रिस्क। और फाइनली मैंने यहाँ पे रखा है रेपुटेशन रिस्क मतलब आपने क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, आप अनएथिकल बिजनेस कर रहे हो, दैट कैन कॉज ह्यूज रिस्क, और आप टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी द रिस्क। सोशल मीडिया कैन बैकफायर। और एक रिस्क मैं बीच में भूल गया, दैट इज पॉलिटिकल रिस्क, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर को, जब फॉरेन कंट्री आपका फंड या आपकी कंपनी कन्फिस्केट कर सकता है, आपको पैसा ट्रांसफर रिपैट्रिएट करने को नहीं दे सकता है, या आपको करेंसी ब्लॉक कर सकता है, ऑल दिस पॉलिटिकल रिस्क्स वैसा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क्स, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का, आपका पूरा एसएफएम हो जाए उसके बाद ये रिस्क को पढ़ लेना क्विकली, तो आप ये रिस्क को एग्जाम में भी लिख पाओगे। इसके अंदर मैंने जो राइटअप दिया वो सफिशिएंट है, दुनिया भर के मैंने रिस्क ऐड किए, तो इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में आपको आ सकता है, जैसे कि रीसेंट एग्जाम में मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क के बारे में, क्रेडिट रिस्क के बारे में सबसे ज़्यादा आने का चांसेस है, बिकॉज दे इन इट सेल्फ हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑल्सो, सो दैट हैज़ हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन द थियोरी वैसा। सो दिस इज द समरी ऑफ द थियोरी पार्ट।